मिशन आज इस श्रृंखला में हम आपके साथ कुछ बहुत ही गणमान्य लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जिनका संबंध है अपने बीच में लेकर आए हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ सत्रों में हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सुबही खान जी, आदरणीय परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी, मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी, एवीएसएम डीएसएम, और साथ ही इलेक्शन ड्यूटी से हमारे बीच में एक अधिकारी आदरणीय अनुराग सिंह गौतम जी जुड़े रहे। आज अलग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ युवा वर्ग, कुछ महिला वर्ग और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जगह से हम आपके लिए अलग अलग वर्ग के लोगों को से आह्वान करेंगे कि किस प्रकार आप राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सकते हैं। आपका आह्वान राष्ट्र हित में करवा सकता है। आज देख सकते हैं उपस्थित है आदरणीय मंजू प्रजापति जी, जो कि सदस्य हैं राज्य महिला आयोग की, और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल अग्रवाल, जो प्रेसिडेंट है अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, और साथ ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज से। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं अति आदरणीय, अति सम्मानित पंडित विजय शंकर मिश्र जी, जो संगीत जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। आप एक संगीत शास्त्रकार होने के साथ ही एक लेखक एवं संगीत समीक्षक हैं। आदरणीय पंडित जी, हम आपका आज के इस कार्यक्रम में विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हम आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने अपने कीमती समय में, आप कहीं जा रहे थे फिर भी हमारे साथ आप जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर एमएल भट्ट जी, पूर्व कुलपति KGMU। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका आपके ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसके साथ कुछ और हमारे बीच में जैसे डॉक्टर के अस्थाना जी जुड़ेंगे, जो कि आर्किटेक्ट हैं और एक बहुत बड़ा नाम है IIT अलुमनाई एसोसिएशन से। वो इंजीनियर्स की फील्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम आज का अपना इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज ये एक विशेष श्रृंखला हम लोगों ने इसलिए की है क्योंकि कल 23 फरवरी है, यानी कि एक बहुत बड़ा दिन हम सब के लिए, और आज यही वजह है कि अब से लेकर रात्रि के 9 बजे तक हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे अपने अतिथियों के साथ। तो हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, और सर्वप्रथम अभिनंदन और स्वागत की इस कड़ी के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय वक्ताओं, माननीय अतिथिगण, कि हम इस वक्त अपने प्रदेश में और कल मुख्यतः लखनऊ में मतदान के लिए एकदम तैयार हैं। तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि मैं सभी के पास एक एक करके जाऊं और आप सभी अपनी बात रखें कि किस प्रकार हर वर्ग राष्ट्र हित में मतदान के लिए अपने वर्ग से जुड़े हुए लोगों को से आह्वान कर सकता है। तो सर्वप्रथम इस श्रृंखला में हम चलते हैं आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी के पास। अनिल अग्रवाल जी, कृपया अपनी बात रखें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस चर्चा पर चर्चा में बुलाने के लिए। जैसा कि आपका शीर्षक है, हर वर्ग का आह्वान, राष्ट्र हित में हो मतदान। चूंकि मैं एक विद्यालय संचालक हूं और अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, हम लोगों की लखनऊ के जिलाधिकारी से वार्ता हुई। जिलाधिकारी चूंकि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं, और हम लोगों ने अपने स्तर से, क्योंकि हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, वो वोटर तो नहीं है, लेकिन
समाज में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उसके तहत हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर विद्यालयों में आयोजित किए, जिसके तहत बच्चों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बहुत सारे विद्यालयों में मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया कि मतदान के अगले दिन हम लोग अपने विद्यालय में एक पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल करेंगे और जो पेरेंट्स आने के बाद मीटिंग में अपनी उंगली पे वो निशान दिखाएंगे जो बड़ा सम्मान का प्रतीक होता है, तो माता पिता की उपस्थिति जब होगी तो उनके बच्चों को 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक तरह का प्रयास है जिससे मत प्रतिशत बढ़ सके। दूसरा, हम लोगों ने एक और आह्वान किया है अपने बच्चों से, बच्चों के माध्यम से। बच्चे जब आज पिछले कई दिनों से 7 फरवरी से लगभग ये प्रोसेस शुरू हुआ, विभिन्न विद्यालयों में कई जगह कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया, जिसके तहत मतदाता जागरूकता की पूरी कोशिश की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये विडंबना का विषय है कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं, निवास करते हैं, और विगत जितने चुनाव हुए हैं हम लोग अभी प्रथम श्रेणी अर्जित नहीं कर पाए हैं। ये दुर्भाग्य ही हो सकता है जब हम अपने को प्रबुद्ध वर्ग का कहते हैं और उसमें अपनी सहभागिता नहीं कर पाते। तो वर्ग यानी वो वर्ग जिसका विशेष प्रभाव पड़ता है समाज में, जनता के बीच में, और हम लोग अपने बच्चों के माध्यम से और सभी विद्यालयों ने तय किया अपने अपने स्तर से चीजें वो कर रहे हैं। कई जगह पे बच्चों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया गया कि कल वोटिंग के दिन वो बच्चे अपने घर के बगल में 5 घरों में, बाईं तरफ 5 घर, दाईं तरफ 5 घर में कल जाके वो सवेरे पूछेंगे कि अंकल आंटी आपने अपना वोट डाला या नहीं डाला। हमने उनको ये भी प्रेरित करने का कार्य किया है कि वो ठीक 2 घंटे बाद फिर से जाके पुनः पूछेंगे कि आप अपना मत का प्रयोग करके आए कि नहीं आए। उनको हम लोगों ने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि उन्हें एक सच्चा देश का जो युवक, नवयुवक जिसको आगे चल के वोटिंग करनी है, वोट की महत्ता क्या है। लोकतंत्र में हमारे बहुत सारे अधिकार होते हैं और बहुत बार देखा गया है बहुत कम मत प्रतिशत के साथ सरकार बन के आती है, जो कि कई बार स्थायी भी नहीं रहती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य है कि हम एक स्थायी सरकार देने की कृपा करें। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अक्सर ये बात आती है जब भी वोटिंग की बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं हम तो अपने मत का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो ये जो 40% रह जाता है मत, ये कहाँ है? और विगत वर्षों में तो लगभग मैं देखूं तो 40%, 42%, 48%। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत प्रयास किए गए, बहुत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुए, कई तरह की चीजें कही गई हैं। आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों से आह्वान किया गया। इतना सब होने के बाद भी यदि हम उस प्रतिशत को नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं हम सबकी कमी है और हमें उसमें जागरूक होना पड़ेगा। कल का दिन है, मैं आप सभी लोगों से, जितने हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि कल हमें अपनी एक जिम्मेदारी का स्वयं निर्वहन करना है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मैंने कल के लिए लक्ष्य बनाया है अपने 11,000 बच्चों के माध्यम से कि कम से कम 1 लाख वोट हमारे प्रयास से पड़ना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बच्चे और अन्य विद्यालयों के बच्चे निकलेंगे और कल वो एक ऐसा कार्य करेंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। वो लोगों को घर घर जाके जगाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जिला प्रशासन की जो मुहिम है अब की बार 80 पार हम उसको अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय अनिल जी, आपने जो एक बात कही ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रयास है। मुझे लगता है कि अगले दिन जो आपने कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, पेरेंट्स आएंगे और जिन बच्चों के माता पिता अपना मत का प्रयोग करके आएंगे तो आप उनको कुछ अंक जो है उनकी परीक्षा में दिए जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और हो सकता है इससे मतदान के प्रतिशत पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। हम आपके पास पुनः वापस आएंगे, मगर हम जैसा कि देख सकते हैं कि हम स्वागत करेंगे आदरणीय के अस्थाना जी,
जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय के अस्थाना जी, आप आर्किटेक्ट हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में इस सत्र में हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साथ ही आदरणीय हमारे अभिषेक जी जो हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य हैं, आपसे अनुरोध करेंगे आप उन्हें स्क्रीन पर लें। और सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद राखी जी। लखनऊ में लगभग इस समय 2000 आर्किटेक्ट्स हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में हैं। और उनमें से लगभग 1000 लोगों का हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, जिसके वो यूपी चैप्टर के मेंबर हैं जी। बहुत इस बार के चुनाव में बड़ा उत्साह है। सारे लोग जिस भी दल के हों, बड़ा डिस्कशन होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पर कई बार बड़े हीटेड कन्वर्सेशन हो जाते हैं। बीच बचाव करना पड़ता है कि आप लोग लड़िए मत, वोट डालने जरूर जाइए। हम लोगों ने अपने बीच में जागरूकता की है और आर्किटेक्ट्स ने अपने साथ जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जिनका वोट लखनऊ में है, उनको प्रेरित किया कि सब लोग वोट जरूर डालें। जिस दल को भी वोट देना हो, लेकिन वोट डालने जरूर जाए। तो सारे आर्किटेक्ट्स समुदाय में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आएंगे वोट डालने, ऐसा पूरा विश्वास है जी। जी और हम आपके पास अभी पुनः वापस आएंगे। हम अब चल रहे हैं हमारे संगीत जगत, सांस्कृतिक जगत से हमारे बीच में जुड़े हैं आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्र जी। आदरणीय, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और जो आज का हमारा विषय है, हर वर्ग का आह्वान, राष्ट्रहित में मतदान, आप पटल पर अपनी बात रखें। आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद राखी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट। मैं इस समय रोड पर हूँ, तो मैं वहां से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और मैं आपके साथ बैठे हुए सभी महानुभावों को सादर अभिवादन करता हूँ। मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में है, इसलिए मैं हाथ जोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ कीजिएगा मुझे। जी जी, हमारा सौभाग्य आप हमारे साथ। मैं गाड़ी में हूँ। तो एक तो ये बात है कि पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में एक बहुत बड़ा अधिकार, एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम अपने शासक को खुद चुन पाते हैं। ये लोकतंत्र का एक बहुत सकारात्मक सबल पक्ष है कि हम अपने नेताओं को, अपने शासकों को खुद चुनने का अधिकार रखते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि मतदान के लिए समय जरूर निकालें और जरूर से जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कई बार हम देखते हैं कि मताधिकार के प्रयोग के समय, मतदान के समय कई तरह के प्रलोभन हमारे सामने आ जाते हैं और हम लोग उसमें घिर भी जाते हैं कई बार। तो ये छोटे मोटे प्रलोभनों से ऊपर उठकर अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। और एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ कि इस समय देश एक अलग तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। कई तरह की समस्याएं हम झेल रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हमारे साथ भी हैं। तो उन समस्याओं को एक बार भूलकर हम राष्ट्र हित में मतदान करें। छोटे मोटे जो प्रलोभन है, जाति, धर्म या अपना लोभ लालच, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट, उनसे ऊपर उठकर राष्ट्र हित का हम ध्यान रखें, राष्ट्र हित में हम मतदान करें। और जैसा कि आपने बताया कि मैं संगीत जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो पिछले 2 साल में संगीतकारों के ऊपर बहुत सारी अड़चने आई हैं। कोरोना में सारी चीजें बंद हैं, कलाकार बेरोजगार हो गए हैं, उनको कोई भी मतलब काम धाम नहीं है, ऑडिटोरियम्स बंद हैं, प्रोग्राम बंद है। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि इस निराशा से संगीतकार ऊपर उठे और राष्ट्रहित में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छे सुयोग्य शासकों को चुने। हम कई बार शिकायत करते हैं कि फला आदमी ने काम अच्छा नहीं किया, फला आदमी ने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन जब हमें चुनने का समय आता है तो हम अपने घर में बैठकर
टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, हम खुद ही नहीं जाते हैं। तो ये गलती हमारी है कि हम कैसे लोगों को चुनते हैं। इसलिए सोच समझकर विवेक के साथ राष्ट्र हित में अपने मताधिकार का प्रयोग करें लोग। आज के दिन में सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस अधिकार को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, हमें मत डालने जरूर जाना होगा। और आपके उद्बोधन के बाद हम चल रहे हैं सीधे हमारे डॉक्टर ML भट्ट जी के पास, जो कि पूर्व कुलपति KGMU। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पटल पर रखिए। राखी जी, कितने मिनट बोलने का अवसर है? भाई साहब 5 से 6 मिनट आप चाहें। बिल्कुल। ठीक। और हम बिल्कुल। दोबारा फिर आपके पास आएंगे, अभी हम सबके पास दोबारा आएंगे। अच्छा। तो देखिए, जो अपील है वोटर से अपील आप करने अपना की वीडियो बात। ऑन कर लें भाई साहब। अच्छा, वीडियो भी ऑन कर दिया। नमस्कार सभी को जी। तो अभी हमारे जो पूर्व रक्षागढ़ बोल के गए अनएडेड विद्यालय से अनिल जी या श्रीमान के अस्थाना जी या अभी संगीत की दुनिया से या अन्य जो पैनलिस्ट हैं, ये वोटर से अपील करने वाली बात जो आप लोगों ने कही, उसी बात को मैं दोहराता हूं और कहने में समय खराब न करने की का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वही बात है। सभी वोटर से अपील करनी है कि सभी लोग अपना राष्ट्र का भविष्य चुनने के लिए ये अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार का प्रयोग करें। यहाँ पर मैं केवल इतना बताना चाहूंगा अपने साथियों को, केवल चिकित्सकों को नहीं, सबको बताना चाहूंगा कि 1950 में से संविधान के माध्यम से हमारे देश में मतदान का अधिकार मिला और यूनिवर्सल सफरेज मिला महिलाओं और पुरुषों को, सभी जो एडल्ट्स थे। और ये बताना चाहूंगा कि बहुत से विकसित राष्ट्र हैं जो हमारे देश के बाद में तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देते थे। महिलाओं में पुरुषों को भी जो शिक्षा की एक ड्योढ़ी थी, उसको जितना पार कर लेता था उसी को वोट का अधिकार मिलता था। एथनिसिटी और रेस के आधार पर आज भी अभी विश्व में कुछ देश हैं जो सबको मताधिकार का अधिकार नहीं देते हैं। ये इतना बड़ा अधिकार है, मैं समझता हूं कि एक प्रजातंत्र में इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं हो सकता कि आप अपने राजा का स्वतः चुनाव कर सकते हैं। हम लोगों को समाज से बहुत ही शिकायतें रहती हैं और हमारी व्यवस्था से शिकायतें हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायतें हैं, हमारे राजनेताओं से शिकायत हैं। लेकिन जब उनके चुनने का समय आ जाता है तो अगर हम अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो शायद हमारे पास ये भी अधिकार नहीं है कि हम व्यवस्था में कोई दोष को उजागर करें, कम से कम अंतःकरण में अपनी स्थिति को झांक के रखें। आज जब मताधिकार के प्रयोग करने की अपील है और राष्ट्र हित में मताधिकार की बात की जा रही है, तो इस विषय पर मैं संक्षेप में 2 मिनट में यहाँ कहूंगा और जब दोबारा मौका मिलेगा तो तब मैं पुनः उस बात को एलाबरेट करूंगा। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछला 2 वर्ष हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में स्वास्थ्य के एक अभूतपूर्व संकट से हमारा संघर्ष चलता रहा और इस संकट के कुछ आपदा में कुछ हमारे लिए अवसर भी पैदा हुए। और अवसर की दृष्टि से मैं अगर कहूं तो चिकित्सा जगत के लिए सबसे बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ कि हमारी जो देश की चिकित्सा व्यवस्था थी, जैसे कि हम लोग एक विकासशील देश हैं, लगातार हम लोग अपने देश को आगे तरक्की के रास्ते पर, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी क्षेत्र है, आवास का हो, हर चीज के लिए हम लोग विकासशील है, क्योंकि हम लोग अभी विकसित राष्ट्रों में जो परिभाषा है एक समाज की, उससे बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में इस कोविड महामारी के दौरान हम लोग जो अभूतपूर्व विकास किए, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित किए और उसके वजह से आज हम चिकित्सकीय दृष्टि से विश्व के विकसित देश से भी ज्यादा विकसित देश, मोस्ट एडवांस्ड नेशन के रूप में हमारी गिनती हो रही है। केवल उसमें एक कमी और रुकावट है कि हम अपने मानस में, हमारा भारत का जनमानस इस बात की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
ये मैं संक्षेप में 1 मिनट में बताऊंगा, क्योंकि इस बात को समझ लेने से हमें इतने आत्मगौरव की अनुभूति होगी कि राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित तो नंबर 2 पे आएगा, स्वयं के हित में अगर जो हमें करना है कुछ निर्णय, तो राष्ट्र हित में और स्वयं के हित में मतदान करना है, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, हमारी वर्तमान पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, अगली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो कोविड की टेस्टिंग की फैसिलिटी हो, हर तरह से हम अपने को सक्षम किए, और सबसे बड़ी बात है जिसपे गौरव की अनुभूति होती है कि हमने करीब 100 हमने अपने देश में 75 करोड़ लोगों का टेस्टिंग किया कोविड का। 75 करोड़ विश्व में केवल चीन की आबादी इससे ज्यादा है, तो किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं जितना कि हमने कोविड का टेस्ट किया। और ये गौरव का विषय नहीं है, अमेरिका भी किया, अपने 50% आबादी को किया होगा, और 40% का किया होगा, किसी ने 60% किया होगा, किसी ने 20 और 10% भी किया है। लेकिन गौरव की बात है कि सारा का सारा टेस्ट निःशुल्क हुआ, मुफ्त हुआ, उच्च गुणवत्ता के साथ हुआ, और आज अपने इंडिजिनस टेस्ट किट्स के माध्यम से हुआ। और हमने टेस्टिंग की दृष्टि से, आरटी-पीसीआर की दृष्टि से, कैस्पर टेस्ट की दृष्टि से, फेलुदा टेस्ट हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट की वजह से, सब चीजों में हमने अपना इंडिजिनस स्वयं अपने देश में विकसित किट के माध्यम से किया। इलाज की दृष्टि से भी जब हमारे विश्व में किसी के पास कोई इलाज नहीं था, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो रही थी, तो पूरा विश्व ही नहीं, समस्त विकसित राष्ट्र, क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या इंग्लैंड, क्या रशिया, सब भारत की तरफ नजर देख रहे थे। और एक तरह से अगर कहें हम, तो कटोरा फैला करके वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निवेदन कर रहे थे, और भारत ने उस निवेदन को पूरा किया। और इसके अलावा जो सबसे बड़े गौरव की बात है, कोविड के करीब 4.25 करोड़ लोग हमारे देश में हुए, सभी लोगों को सरकार की तरह से निःशुल्क व्यवस्था इलाज की गई। और जो विश्व का कोई भी विकसित से विकसित, अमीर से अमीर राष्ट्र नहीं कर पाया, और जिसको भारत देश ने किया, तो क्या इस कार्य को करने वाला राष्ट्र विकासशील राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र है, सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र है? और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन की दृष्टि से तो हमने, समय सीमा पूरी हो गई राखी जी? आप कह सकते हैं, अपनी बात रखिए प्लीज। अच्छा, तो वैक्सीन की बात मैं बताना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 10 वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, उसमें से 2 वैक्सीन भारत की पूर्णतया इंडिजिनस है। और आज तक स्वतंत्रता के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में, भारत देश से एक भी वैक्सीन, आधुनिक युग में एलोपैथी की एक भी वैक्सीन किसी बीमारी के लिए नहीं बनाई गई थी। और कोविड के लिए मात्र 1 साल से कम समय में हमने 2 वैक्सीन बना दिया। और वैक्सीन में जो हमने किया, अभूतपूर्व कार्य ये किया कि आरंभ में ही सबसे बड़ी विश्व की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने क्रिएट की कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए, और विश्व के लगभग 60 राष्ट्रों को हमने निःशुल्क वैक्सीन दिया। कोई भी विकसित राष्ट्र ये काम किसी दूसरे के लिए नहीं कर पाया, अपनी आबादी के लिए ही पूरा वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे थे। और आज हम जहां खड़े हैं, 175 करोड़ 175 करोड़ वैक्सीन की डोज हमारे देश में दी जा चुकी है। 95% एलिजिबल लोगों को एक डोज मिल चुकी है, 98%, और 80% से ज्यादा डबल डोज मिल चुकी है। और ये गौरव की बात नहीं है, गौरव की बात यह है कि ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम निःशुल्क किया गया। क्या टाटा, बिरला, अंबानी और क्या एक गरीब आदमी जो सुदूर रहता हो, नदी नाला पार करके हमारे वैक्सीनेटर्स गए, पहाड़ों पर जाके गए, नाव से गए, पैदल गए, बाढ़ में टहलते हुए भीग करके गए, और उसके फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा। एक एक सुदूर इलाके में निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य करते हुए आज 98% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन और 175 करोड़ डोज, और वो भी निःशुल्क दी गई, जिसको विश्व का कोई विकसित राष्ट्र, अमीर राष्ट्र भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अत्यंत विकसित राष्ट्र हैं, हमें गर्व होना चाहिए, और गर्व होने का यही प्रस्फुरण होता है, इसका यही आवश्यकता है कि इस गर्व के साथ
राष्ट्र हित में जो सरकार कार्य कर रही है, जिसने हमें अग्रणी राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है, उसको और मजबूत करें। इसी में हमारा सबका व्यक्तिगत कल्याण है, राष्ट्र हित तो है ही, स्वहित के लिए भी आवश्यकता है। आज हम 93 देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 वैक्सीन में से 8 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही, उसका प्रयोग वैक्सीनेशन में हमारे देश में हो रहा है। तो हर तरीके से प्रारंभ में हमारे पास N95 नहीं था, पीपी किट नहीं था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं था, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था। आज की तारीख में हम 1.5 लाख एक वेंटिलेटर, एक N95 पीपी इंपोर्टेड था। आज हम 4.5 लाख पीपी किट प्रतिदिन भारतवर्ष में बना रहे हैं। विश्व का कोई भी विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां पे हमारा पीपी किट निर्यात न हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर न निर्यात हो रहा हो, N95 न निर्यात हो रहा है। शुरू में सब हम इंपोर्टेड पे निर्भर रहते थे। इतना आत्मनिर्भरता संभव हुई, इतना वैक्सीन संभव हुआ क्योंकि राष्ट्र की सरकार ने हर चीज के लिए बढ़ावा दिया। हमारे पास तो ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर के केवल 20,000 बिस्तर थे हमारे देश में, 140 करोड़ आबादी पर। आज हमारे पास 1.5 लाख के आसपास वेंटिलेटरी बेड्स हैं और पर्याप्त हैं कि कोविड से भी बड़ी महामारी कोई आए तो उसका सामना करने के लिए हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूपेण तैयार है। और एक एक नागरिक का किया और गर्व की बात इस पे करने का यही है आवश्यकता कि अपने कर्तव्य को पहचाने, राष्ट्र हित को पहचाने और राष्ट्र हित से पहले अपने स्वयं के हित को पहचाने। क्यों कि 1918 में, आज से 100 वर्ष पहले जब स्पेनिश फ्लू की बीमारी आई थी, भारत देश की आबादी मात्र 30 करोड़ थी, उसमें 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, 10% से ज्यादा आबादी की मौत हुई थी। आज इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ की, आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट का, ट्रेवल का, इतनी संख्या, मात्रा और साधन बढ़ गए हैं, फिर भी हमारे यहाँ बीमारी के द्वारा मौत 5,10,000 लोगों की हुई है। आंकड़ों के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से कुछ हो सकता है बिना टेस्टिंग की मौत हुई हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा वरदान है स्वास्थ्य के की दृष्टि से जो देश की व्यवस्था ने उसका सामना किया। और इस 5,10,000 में से 75% डेथ हुई है। बहुत ज्यादा एल्डरली, कोमॉर्बिड, डायबिटीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर और तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की मौत हुई है। बहुत ज्यादा ओबेसिटी से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, तरह तरह की बीमारियों से स्वस्थ लोगों की मौत तो बहुत कम हुई है। वास्तव में एक मौत भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे सभ्य समाज के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन इतनी बड़ी महामारी को इतनी सफलता से हम लोगों ने सामना किया, ये राष्ट्र गौरव की, विश्व गौरव की बात है। और हम विश्व के पटल पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्वास्थ्य के दृष्टि से आकर के खड़े हो गए हैं। इस विकसित राष्ट्र को हमें अन्य क्षेत्रों में भी विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचाना है। तो ऐसे नेतृत्व को चुना जाए जिसमें राष्ट्र हित भी हो, अपना हित भी हो। प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, जो कि प्राचार्य हैं नवयुग कन्या महाविद्यालय की। आदरणीय, इसी विषय पर हम चाहेंगे आप अपनी बात रखें। कि हमारा ये जो हमें अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार के साथ साथ हमें ये मानना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखा यह जाता है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत जो है वो कम रहता है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत अधिक रहता है। तो जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, क्या वो ज्यादा उदासीन है मतदान करने के जब भी समय आता है? क्योंकि हर साल जब भी मतदान होता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तो उनमें देखा जाता है कि मतदान का प्रतिशत शहरों में कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तो क्योंकि हम सभी लखनऊ में बैठे हैं, तो इस बार हम सभी का संकल्प यही है कि जो हमारा मतदान प्रतिशत 56, 57, 58% तक ही सीमित रहा है, उसको हमें कम से कम 10-20% और बढ़ाना है। और ये क्योंकि मैं प्राचार्य हूँ नवयुग कन्या महाविद्यालय की, तो हमारे महाविद्यालय ने दिसंबर से लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसी गतिविधियां की हैं जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्राएं लोगों के बीच गई हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अभियान छिड़े हैं। साथ ही साथ जैसे कल ही हमारी कल रैली निकाली गई थी
मुझे लगता है कि सभी महाविद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कल रैली निकाली गई थी। तो इन सब के माध्यम से आप एक जागरूकता का संदेश तो दे रहे हैं, अब देखना ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है पब्लिक पर कितना आता है, और हम यही आशा करते हैं कि इसका सकारात्मक हमको देखने को मिलेगा। और ये मतदान प्रतिशत अगर 10% भी हम लोग बढ़ा ले गए तो शायद अगले चुनाव में हम लोग इससे और ज्यादा मेहनत करेंगे और ये 20-25% और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूर्ण 100% वोटिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं कि कभी पर्ची नहीं पहुंच पाती, या जैसे लोग कहीं प्रवासी हैं, कहीं जाना है तो वहां नहीं जा पाते, कभी कभी एग्जाम्स की बात आती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो वो 5-10% का चलता है। बाकी जो है हमें 80 के ऊपर जो है अपना मतदान के प्रतिशत को ले जाना है, ये हमारा संकल्प है। देखिए कहाँ तक पूर्ण होता है। और जो है मुझे ये कहना है कि अगर हम देखें तो जो हमारी सरकार है वर्तमान में, तो बहुत अगर हम कोरोना की महामारी, जैसा कि अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि उस कोरोना की महामारी में बड़े बड़े जो विकसित देश थे उनकी हालत पस्त हो गई थी, उसके बावजूद भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण पर भी जो नकारात्मक सोची जा रही थी कि हमारी आर्थिक समृद्धि दर रहेगी, वो आर्थिक समृद्धि दर हमारी सकारात्मक रही और 9.6 या 9.8% के करीब, यानी कि 9.5% के ऊपर की ग्रोथ रेट हमारी रही, और आशा करते हैं कि आगे और ये हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। जो कोरोना के समय हमें सारी व्यवस्थाएं लॉकडाउन में थी, उसके बावजूद अगर हम देखें तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, क्योंकि हमें पता है कि फ्री का राशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जो हमारी गरीब जनता है उनको, क्योंकि भोजन, कोई भी भूखमरी से नहीं मरा भारत जैसे देश में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए जो हमारी सरकार है केंद्र में भी राज्य में भी, क्योंकि राज्य का चुनाव की बात हम कह रहे थे, सराहनीय पहल है कि कोई भूखमरी से नहीं मरा, चाहे एनजीओ के कोऑर्डिनेशन से, चाहे पीपीपी मॉडल के आधार पर, या डायरेक्ट सरकार ने राशन प्रदान करके जो है किसी को भूखा नहीं मरने दिया है। और अगर हम देखें तो जो हमारी माताएं और बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में उनको धुएं की वजह से चूल्हा जलाने के भोजन बनाने में, तो उनको बहुत सारा तकलीफ तो जो होती थी, उनका बहुत ज्यादा समय भी जाता था, और उस धुएं से उनको हेल्थ इंपैक्ट्स भी उनके नेगेटिव आते थे उनके ऊपर, तो उससे मुक्ति दिलाई उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को लागू कर कोई अगर स्कीम चलाती है, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, पर अगर राज्य सरकारें उसको अच्छे से प्रतिपादित करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, तो उसका प्रभाव दिखता है। अगर हम देखें तो जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उसमें भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, अभिजीत घोष जी ने उसको कहा था, आज वो जो है देश की सबसे अगर हम कहें तो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में आ रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और हम इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट कनक्लेव्स हुए हैं, निवेश के जो कनक्लेव्स हुए हैं जहां पे लोग एकत्र हुए, एक में तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, तो इस सब का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखनऊ महानगर अध्यक्ष भी हूं, तो हमारे ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर, स्लोगन, कई सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से सबके बीच जाकर ये मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना और घर से निकलकर वोट डालने जाना, इसको छुट्टी का दिन समझ के घर में नहीं बैठना है। और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता कल भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और मातृशक्तियां जो अगर हम लखनऊ महानगर की बात करें तो इस बार मातृशक्ति बहुत सक्रिय रही है। सरकार और विभिन्न पार्टीज का भी अगर हम देखें तो फोकस मातृशक्ति पर रहा है, वो चाहे स्लोगन कुछ भी है पर मातृशक्ति पर फोकस रहा है। तो फोकस क्यों है? क्योंकि महिलाएं हमारी शिक्षित हो गई हैं, उनको लग रहा है कि अब वो उनके भाई पिता जो कह देंगे वो उनको वोट नहीं दे देंगी, उनका अपना भी मत है, उनका अपना
कुछ व्यू पॉइंट है और उसके आधार पर वो वोट करेंगी। इस वजह से सभी लोग मातृशक्ति को भी लुभाने के लिए अलग अलग एजेंडा चला रहे हैं। तो और हम जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं या सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की बात करें, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार, उसमें बहुत बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और हम जानते हैं कि 65% जो है हमारे युवा हैं, और युवा शक्ति निर्धारित करेगी, पढ़ी लिखी है युवा शक्ति, वो चाहे छात्र हों चाहे छात्राएं हों, वो निर्धारित करेंगी कि किस पार्टी की सरकार बनेगी या किस दिशा में सरकार बनेगी, हमें गरीबी से जो छुटकारा दिलाए, हमें जो रोजगार दिलाए, ऐसी सरकारें हम चुनेंगे और जो देश को विकास की राह पर ले जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत की पहचान बनी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो कुंभ को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अगर हम राम जन्मभूमि के जो मंदिर निर्माण हो रहा है उस दृष्टि से भी देखें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और इसी तरीके अगर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी बात करें तो हमें विश्व में पहचान मिल रही है। और इस तरीके के कई सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सर्किटों के माध्यम से जो आध्यात्मिक क्षेत्रों को, तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए बन रही। ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये हमारे बहुत ही इसका आर्थिक इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। और जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। आपने जो बात कही उससे एक बात मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगी। जो आदरणीय ने बात की कि स्कीम्स में उत्तर प्रदेश लगभग 50 ऐसी केंद्र की स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है। और साथ ही दूसरी बात जो आपने कही, महिलाओं की जागरूकता। कल हमारे साथ आदरणीय कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब थे और जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई साहब की दरअसल ये देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय का जो मतदाता के प्रति, मतदान के प्रति जागरूकता है बहुत ज्यादा है, उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो सभी आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा उनका ये जो जवाब था। उन्होंने कहा उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति। अगर पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझे कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती अगर ठान ले और क्या नहीं करवा सकती अगर ठान ले, तो हम इस देश में कितने बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि बात हो रही है मातृशक्ति की, महिलाओं की। तो अब हम सीधे चल रहे हैं अंजू प्रजापति जी के पास, जो कि सदस्य हैं राज्य महिला आयोग से। आदरणीय अंजू जी, आपका स्वागत है और आपकी बात। जहाँ तक महिलाओं की बात की, जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा, स्पेशली हमारी मेरी और मेरे साथ की जो टीम रही, कम से कम पूरे लखनऊ महानगर में 1200 से ज्यादा हम लोगों ने बैठकें की। छोटी बड़ी बैठकें रही, कहीं पर संख्या में बहुत अच्छी रही, कहीं पर संख्या 10 रही तो कहीं पर संख्या 50 रही। लेकिन उसमें एक संदेश ये रहा कि सकारात्मक बैठक रही हम लोगों की। महिलाओं ने जो उनके प्रश्न थे, कहीं भी ऐसा नहीं आया, कुछ परसेंट जैसे सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था, लेकिन जो सरकार की, वर्तमान सरकार की, केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी उनको लेकर के जागरूकता रही है। और पहले योजनाएं पहले भी थी, उनका अमेंडमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं आयोग में होने के नाते गांव में भी महिलाओं के पास जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, तो महिलाओं को ये सेटिस्फेक्शन है, हाँ, जो हमारे लिए योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है या कन्या सुमंगला योजना है, उन योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को और उन बच्चियों को मिला है, जिससे सरकार के प्रति उनका रुझान है कि नहीं, वर्तमान सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। पहले रात में चाहे हम महिलाएं हो चाहे हमारे घर की बच्चियां हो, हम बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। अगर हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ने भी गई हुई है तो हमारे अंदर एक डर रहता था जब तक बच्ची सकुशल घर वापस नहीं आ जाती थी। आज के टाइम में प्रशासन के साथ साथ सरकार ने इतना सक्रिय योजनाएं बनाई है, एक फोन कॉल करने पे तुरंत महिलाओं को मदद मिलती है, बच्चों को मदद मिलती है और उनके साथ न्याय होता है। जो हम लोगों ने संपर्क किया घरों पर जाके, मोस्टली क्योंकि मैं अपार्टमेंट पे रहती हूँ तो हम लोगों ने अपार्टमेंट में भी संपर्क किया। वहां पर प्रस्तुत ये रहा कि लोगों ने कहा कि नहीं, हम निकलेंगे और पहले मतदान करके आएंगे। मतदान, और स्पेशली बच्चों के बीच में, जब मैं 2-3 दिन से प्रयोग कर रही हूँ, जो बच्चे 9th और to 12th के हैं वो वोट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फोन के जरिए बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी पर्ची नहीं निकल रही है या हमारी लिस्ट में नाम नहीं है,
तो मैंने अपने अपार्टमेंट में भी बच्चों को बोला है, जो फ्री, कल तो अगली छुट्टी है, फ्री रहेंगे, लेकिन वो ये काम करने के लिए तैयार है कि हाँ आंटी हम करेंगे। उनको वोटर हेल्पलाइन ऐप मोस्टली सभी ने डाउनलोड किया हुआ है और वो प्रैक्टिकली कल किया उन्होंने, अपना वोटर आईडी कार्ड उस पर स्कैन करके इजिली पूरा डिटेल आ जा रहा है, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है कि डोर टू डोर पर्चियां पहुंच पाए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि ऑनलाइन डाउनलोड करके सभी लोगों ने कैफे से अपनी पर्ची निकाल ली है। और जी इसका एक और फायदा हुआ है, जिन लोगों ने कोशिश की और जिनको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं मिली, तो उनके पास आज पूरे एक दिन का समय है पता कर लेने का कि कारण क्या है। हाँ, कारण क्या है। दूसरा, जो नया वोटर है, जैसे प्रधानाचार्य जी ने कहा, जो नया वोटर है, कई घरों में हमने संपर्क किया तो माँ बाप का, हमारे यहाँ 4 वोटिंग है, हमारी बेटी का नहीं है, हमने अप्लाई तो किया था बट वो आईडी कार्ड नहीं आया है। उससे उनको वोटर हेल्पलाइन से एक और फायदा हुआ कि उनको जब प्रोसेस बताया तो उससे उनका जो जनरेट नंबर था वो उन्हें मिल गया। वो ये है कि अब कल वो वोट डाल सकते हैं। तो एक अवेयरनेस, और हमारी जो वर्क रही पूरा हमारे साथ में, जितना पूरा लखनऊ महानगर की महिलाओं ने एक साथ काम किया, टीम वर्क का फायदा हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू तो उन्हें अवेयर ही किया, साथ में हमें 100% मतदान करना है। कुछ ऐसी महिलाएं भी मिली, हम तो गाजीपुर रहते हैं तो अब कहाँ जाएंगे, हमने उनसे कहा कि क्यों नहीं जाएंगी, आपको ये जो सुविधाएं मिली हैं आपके घर पे मिली है, बाकी महिलाओं से हाँ सुविधाएं तो मिली हैं, बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। तो हमने, जब सरकार ने अगली बार सरकार को आपको लाना है तो उसके लिए आपको गाजीपुर जाना पड़ेगा। अब उनके यहाँ 10 वोट थे तो थोड़ी देर बात करने की बोली, नहीं हाँ मैं बेटे को बोलूंगी, नहीं हाँ मुझे वोट डालने जाना है, क्योंकि लखनऊ में पूर्वांचल से काफी लोग रहते हैं और कुछ घरों में थोड़ा सा एक्सक्यूज हो जाता है, कहाँ उतनी दूर जाएंगे। लेकिन जनसंपर्क के दौरान ये रहा कि महिलाओं ने एक्सेप्ट किया, घर के लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं हम पूर्वांचल में वोटिंग क्योंकि बाद में होनी है, तो जो जिनकी वहां पर वोटिंग है वो वोट डालने के लिए जाएंगे। आपने जैसे महिलाओं की बात की, तो महिलाओं का रुझान कैसा दिख रहा है? क्या महिलाओं में बहुत जोश दिख रहा है? हाँ, महिलाओं में संदेश आपको मिला? महिलाओं में जोश ये है कि एक तो हमें वोट डालने जाना है, सबसे बड़ी उनके अंदर जोश ये है कि हम सुरक्षित हैं। वर्तमान सरकार में हमें जितनी सुरक्षा मिली है, पहले ये सुरक्षा हमको नहीं मिली है। हम घर से बाहर निकलते थे तो हमारे अंदर एक डर रहता था, वो डर हमारे अंदर खत्म है। वो डर आगे भी खत्म रहे, इसके लिए हम वोट करने जाएंगे, साथ में हमारे आसपास में जो है उनको भी लेकर के जाएंगे। जी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आज का जो हमारा विषय चल रहा है, हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं। मैं अब एक प्रश्न उठा रही हूँ, मैं चाहूंगी हमारे जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं जो मेरे साथ यहाँ हैं और जो हमारे साथ पटल पर हैं, आदरणीय डॉक्टर भट्ट साहब, आदरणीय पंडित जी और साथ ही साथ आदरणीय के अस्थाना जी, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये कि आप लोग अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग वर्ग विशेष से आ रहे हैं, जो आपकी फील्ड है, जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि उस फील्ड के हिसाब से कोई सर्वे किया हो कि मेडिकल फील्ड का कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, इंजीनियर्स का कितना रहा, या शिक्षा जगत से या एजुकेटर्स का कितना रहा, या फिर युवाओं का, यूथ का जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनका कितना परसेंटेज रहा, इस प्रकार ही इंजीनियर्स का कितना रहा, अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड से। क्योंकि हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है कि हम चाहते हैं हमारी राजनीति का स्तर अच्छा हो, मगर अभी भी हम शायद दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हम जाति विशेष के रूप में ही अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वही समीकरण की बात करते हैं। हम ऐसे समीकरण क्यों नहीं निकाल कर लाते जो हमें बताएं कि अगर 10 में से 10 कह रहे हैं हम वोट डालने जाएंगे, हमने अपना वोट दिया, तो परसेंटेज जब आता है वो 60% के आसपास क्यों होता है? 10 में से 6 ही लोग वोट क्यों डालते हैं? वो 4 लोग कौन हैं? क्यों नहीं हम प्रोफेशनल फील्ड के हिसाब से, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन ने कितना दिया, पॉवर्टी लाइन के ऊपर वालों ने कितना दिया, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास, इस बेसिस पे हम क्यों नहीं पता कर रहे हैं कि गैप किधर आ रहा है, जिससे हम उस गैप को पता कर सकें और उस गैप को फिल कर सकें? क्या आप लोगों ने ऐसा कभी कोई सर्वे दिया है? क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कोई सर्वे किया जाए तो हम मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं? इसमें हम सर्वप्रथम चलेंगे आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के पास। आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, राकेश जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि हम लोग बात तो करते हैं कि हमें धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय से ऊपर उठ के वोट देना है और हमारा समाज बड़ा शिक्षित भी हो रहा है। अभी नवयुक्त कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि 100% मतदान नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस बार ये नारा लेके चले, मत प्रतिशत 100%। वो संभव है। थोड़ा सा वोटर लिस्ट में करेक्शन हो जाए तो
उपलब्धि ये हो सकती है, क्योंकि जो मैम ने बात बोली कि 4 से 5% लोग नहीं होते, उसकी वजह उन्होंने बताई और बड़ी वाजिब वजह। हम लोगों ने कभी इस तरह की एनालिसिस करने के बारे में सोचा नहीं जो आपने भी बात रखी, लेकिन आज ही मैंने अपने जब स्टाफ से मैं बात कर रहा था, चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम अपने स्टाफ को एक जिम्मेदारी और को ये आंकड़ा निकालना है कि वोट आखिर डाल कौन नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि कल के बाद मेरे सामने जब आंकड़े आएंगे, और मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने मतदाता जागरूकता के लिए व्यक्तिगत तौर पर अपने विद्यालयों की ओर से एसोसिएशन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बार प्रयास किया है। और बच्चों के अंदर जो अभी अंजू जी ने बात बोली, वाकई में बच्चे बहुत उत्साहित है। 9 to 12 की आपने बात करी, अंजू जी आप विश्वास नहीं करेंगी, छोटे बच्चे जो क्लास 1, 2, 3 में हैं, आज उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने घर घर का दरवाजा जब नॉक किया है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, लोग इतना प्रभावित हुए उनसे, और उन्होंने बच्चों से वादा किया कि हम मत अवश्य डाल के आएंगे। मैंने उनसे कहा कि कल आप उनसे पूछिएगा जाके कि वोट डाला या नहीं डाला। आज एक्चुअली हम लोग बातें बहुत करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये आ जाता है कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो मेरे एक वोट से फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन हर एक वोट से फर्क पड़ेगा। और यदि अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी अगर हम ठान लें, मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मैं ठान लूं कि अपने पूरे स्टाफ को केवल, जो कि लगभग 400 से 500 की संख्या में है, व्यक्तिगत तौर पे उनसे ये रिवर्ट लूं कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, तो जितने उद्योगपति हैं, जितने अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हर व्यक्ति वहां पर जो एक जगह पर बैठा हुआ है, अगर वो इंटरनल सर्वे करेगा, तो मुझे लगता है कि जो ये चीजें हैं वो सामने आएंगी और तब पता चलेगा। और मैं एक और बात कहता हूँ, यदि शिक्षा जगत का व्यक्ति वोट नहीं डालता है तो उससे ज्यादा अशिक्षित कोई और हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत 90 कॉलेज की प्रिंसिपल ने बात बोली, आपके यहाँ हर बच्चा वोटर ही है, क्योंकि आपके यहाँ ग्रेजुएशन, हम लोगों के 12th क्लास के कुछ बच्चे वोटर हो जाते हैं, आपके यहाँ हर बच्चा वोटर है। यदि वो वोट नहीं डालता है तो हमें क्या उसको, मैं कहता हूँ कोई हमें ऐसी चीज उनके लिए करनी चाहिए कि मत का प्रयोग करेंगे। आप भी एक पेरेंट टीचर मीटिंग, जब स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग हो सकती है तो डिग्री कॉलेजेस में क्यों नहीं हो सकती। मैं आह्वान करता हूं कि सारे डिग्री कॉलेजेस अपने मतदान के अगले दिन अगर मीटिंग कॉल कर लें तो उन बच्चों ने और उनके माता पिता ने वोट डाला कि नहीं डाला, और ये छोटे छोटे से प्रयास जो हम लोगों की मुहिम है, आपकी बार 70 पार, 80 पार, मैं कहता हूं आपकी बार 90 पार हो जाएगा और मत प्रतिशत 100% ये अवश्य हासिल होगा। मैं एक और बात कहूंगा, धर्म जाति वर्ग विशेष से ऊपर उठ के हमें वोट देना है। एक स्थायी सरकार, आप लोगों ने वर्तमान सरकार की बात करी, अनडाउटेडली डॉक्टर साहब ने कोविड का जो बताया है, विद्यालय जब खुले नहीं थे तो अक्सर बात होती थी क्यों नहीं खुल रहे, क्योंकि पेरेंट्स आशंकित थे कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ, और आज ही खबर आई है बच्चों की वैक्सीन भी अप्रूव हो गई है। जितना ये हमारी जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए तालियां बजवाई, निसंदेह फूलों से स्वागत हुआ, हम लोगों ने भी कोविड वॉरियर्स का सम्मान किया, कोरोना वॉरियर्स कहलाए। जो उपलब्धि हुई है देश के लिए वो एक वाकई में मिसाल है, और विकसित देश हम लोग हो चुके हैं। कुछ कमियां हैं वो बहुत जल्दी ही पूरी होंगी, और हम सब लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो ये मत प्रतिशत 100% का नारा अवश्य सच होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चल रहे के अस्थाना जी। अस्थाना जी, आप हमारे सामने आइए, अपनी बात भी पूर्ण रूप से रखिए, और जो प्रश्न मैंने किया है, आप अपनी इंजीनियर फ्रेटर्निटी को लेकर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या इस प्रकार के सर्वे संभव है? आदरणीय के अस्थाना जी। हमें लगता है वो शायद हमारे साथ नहीं है। आदरणीय डॉक्टर भट्ट साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आप इस विषय में बताइए। जी, इसी विषय पर जो प्रश्न आपने किया था उस पे ये मैं बताना चाहूंगा कि जो रिच क्लास में, एफ्लुएंट क्लास में वोट देने के प्रति उदासीनता है और हमारे देश में काफी वर्षों से चल रही है, वो एक तो वो मंथरा वाली सोच है कि को नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ न होवे रानी वाली बात है। लेकिन लोग उस मानसिकता का जीवन अगर बिताना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्य है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बीच के वर्षों में, कालखंड में, स्वतंत्रता के बाद
जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ शासन सत्ता में थे, उनके प्रति एक पढ़े लिखे समाज में, एफ्लुएंट समाज में, पश्चिमी कृत समाज में जो वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड और एडवांस्ड लोग थे, उन लोगों में एक उदासीनता व्याप्त हो गई, क्योंकि राजनीतिज्ञों की प्रामाणिकता बहुत ही कम हमारे देश में हो गई। आज भी दुर्भाग्य है, हम एक बात कह सकते हैं काफी विश्वास के साथ, कि हमारे देश में राजनेता ही भारत के भाग्य विधाता आज हैं, कि कैसे देश जाएगा, कहाँ जाएगा, चाहे प्रांत की, चाहे देश की राजनीति के माध्यम से ही वो निर्धारित होता है। और जो सकारात्मक परिणाम हम देख रहे हैं, वो केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार के कारण देख रहे हैं। लेकिन बीच में ये प्रामाणिकता खत्म हो गई थी, और तरह तरह के जो करप्शन थे, भ्रष्टाचार थे, कोई भी पार्टी आए उसी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था। और आज दुख का ये विषय कि आज भी भ्रष्टाचार काफी है हमारे समाज में, क्योंकि वो गहरी जड़ें हो गई हैं, उनको समाप्त करना काफी समय लगेगा। जो बीमारी 75 साल से लगी, वो 5 साल में कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ये भी कारण था, तो एक तो राजनेताओं की प्रामाणिकता का कम होना, जिससे वोटर्स में, मतदाताओं में एक उदासीनता का भाव आना। दूसरा, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, वो ये समझता है कि हमारी नौकरी में, हमारी तनख्वाह में, हमारे खाने पीने के स्तर में, हमारे रहन सहन में कोई सरकार बने, किसी से हमारे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है, जैसा कोविड का उदाहरण मैंने दिया, केवल कोविड का उदाहरण ही नहीं है, जो अंतरराष्ट्रीय झंझावात है हमारे ऊपर, हमारे आक्रामक शक्तियां लगी हुई हैं, और हमारे देश का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, साहित्य और सब कुछ बदल के रख देंगे। हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि लोग वोट देने के लिए आए। बड़ी अट्टालिकाओं में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, पॉश लोकेलिटीज में रहने वाले सब जगह लोग कम वोट देते हैं। और आपको अगर याद होगा तो श्रीमान चंपत राय जी कह रहे थे कि प्रयागराज के कुछ अफ्लुएंट इलाकों में 20% से भी कम मतदान होता है। ये दुर्भाग्य का है। इस हमारे देश के प्रजातंत्र का महा उत्सव, हमारे संविधान का सबसे बड़ा ये पर्व, और इस पर्व में लोगों की सहभागिता न होती, ये दुख का विषय है, अफसोस का विषय है। लेकिन इसमें कुछ करने की आवश्यकता, ये अवसर नहीं है, हम नीति निर्धारक नहीं है, लेकिन सलाह दे सकते हैं। जो लोग सरकारी सेवाओं में हों, बिना किसी पर्याप्त प्रमाण के अगर वोट नहीं देते हैं, उनकी उंगली पर ये नीली स्याही नहीं दिखती है, उनको दंडित करने की व्यवस्था भी अब लानी होगी। क्योंकि सरकार के ऊपर, देश के ऊपर पैरासाइट होकर के, और देश के नीति निर्धारण में, देश के भाग्य निर्धारण में, देश के नेतृत्व निर्धारण में अगर वो अपना योगदान नहीं देते हैं, तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए उनको दंडित करने की भी आवश्यकता है। और कम से कम उन लोगों को जिनको सरकार सीधा रोजगार दे रही है, उनको तो उसका उत्तरदायी बनाया ही जाए। क्योंकि कई बार प्रजातंत्र में कुछ ज्यादा हमारे देश में ओवर डेमोक्रेसी हो गई है। सो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागृत हैं लोग, लेकिन कर्तव्य के प्रति बिल्कुल ही उदासीन है। इसको सब दूर करना, बीमारी को दूर करना, जो जागरण हो रहा है, अनिल जी जैसे सार्थक प्रयास हो रहे हैं, विद्यालयों में हो रहे हैं, तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हो रहे हैं, लेकिन उस अफ्लुएंट क्लास पे, ऊंची अट्टालिकाओं में, महलों में रहने वाले लोगों पे कान जू नहीं रेंग रही है। तो उनपे भी रंगाने के लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा कि उनके, और इसका प्रमाण भी उनको देना पड़ेगा आज की तारीख में। भविष्य में इसको भी मैंडेटरी तो नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में नोटा का ऑप्शन है, आप किसी को नहीं पसंद करते तो नोटा जाके जाइए, लेकिन नोटा पे अपना ऑप्शन दीजिए, लेकिन बिल्कुल घर पे बैठे रहें, छुट्टी मनाएं, ये दुर्भाग्य का है। उनके लिए दुर्भाग्य का है जो नहीं अपना प्रयोग करते हैं। मैं शायद इतना ही अभी कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और के अस्थाना जी जुड़ चुके हैं। के अस्थाना जी, प्लीज आप पटल पर आए। और मेरा वही प्रश्न आपसे कि क्या जो हमने एक प्रश्न पूछा है, कि आपने हमारा प्रश्न सुना था, कि जो फ्रेटर्निटी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, यूथ वोटर्स हैं पहले टाइम के, क्या इस तरह से भी एक आकलन होना चाहिए, आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए कि कौन वोट नहीं डाल रहा है या कहां से सबसे ज्यादा वोट डाला जा रहा है फ्रेटर्निटी में? प्लीज अपनी बात जी, इसका पता तो लगाया जाना चाहिए। पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये देश जो है कौन रफ हुआ हमें का हानि से आगे बढ़ चुका है।
अब लोगों को पता चल गया है कि नृप कोई भी हो तो हानि भी हो सकती है, इसलिए अब लोग अवेयर हो गए हैं और हर वर्ग में हर प्रोफेशन में अब वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है। मैंने अपने आर्किटेक्ट्स में देखा है, बड़े बड़े आलसी टाइप वाला ये प्रोफेशन है, लोग बाग आसानी से मिलते नहीं है, लेकिन वोट डालने के लिए अब लोग जाते हैं, बड़ी अवेयरनेस है और बड़े बड़े बहस हो रहे, खूब बहस हो रही। हमारे नेशनल लेवल के भी ग्रुप हैं, प्रदेश स्तर के भी ग्रुप हैं और लोकल लेवल के भी ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप से इतना डिस्कशन होता है कि वो अगर फोन से बाहर निकलने का कोई तरीका हो तो बाहर निकल के हाथापाई हो जाए। तो अब इससे अवेयरनेस तो बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है, पर इसका शायद कोई तरीका पता नहीं कैसे हो पाएगा कि किसी प्रोफेशन में कितने वोट पड़े, या तो उस प्रोफेशन का कोई व्यक्ति इनिशिएटिव ले, इतना इनिशिएटिव ले, सब ऑर्गेनाइज्ड हो। बहुत सारे प्रोफेशन इतने ऑर्गेनाइज्ड है नहीं, और फिर कुछ अपने जो अलग अलग मत हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेज हैं, तो लोग छुपाते भी हैं शायद। लेकिन अनिल जी ने जैसे शुरुआत की है, तो मुझे इसमें आशा किरण दिखते। हम देखिए इस बार हम भी पता करेंगे कि हमारे आर्किटेक्ट्स में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, क्योंकि डालने वाला प्रतिशत तो ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। और उप जाति तक पहुंचकर आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रोफेशन वाइज इकट्ठे किए जा सकते हैं? बस बिल्कुल नहीं लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा शुरुआत करें। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। नमस्कार अस्थाना जी एंड डॉक्टर एमएल भट्ट की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब ने जो बात बोली, कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान होना चाहिए। हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर इस चीज को लागू कर सकते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में, तमाम कार्यालयों में उनके जो कार्याध्यक्ष, विभागाध्यक्ष हैं, वो इसको लागू करवा सकते हैं। बस कोई भी हमें अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और भय बिन होए ना प्रीत, ये पुरानी परंपरा रही है। यदि एक दिन का वेतन भी काट दिया जाएगा तो मुझे लगता है उसी की वजह से भी लोग वोट डालने के लिए अवश्य निकल पड़ेंगे। और मत प्रतिशत, 100% का जो आह्वान हमारी तरफ से, विद्यालयों की तरफ से, बच्चों के माध्यम से, नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से किया जा रहा है, ये जरूर पूरा होगा और आंकड़े भी निकल के आएंगे, हम लोग उसको जरूर प्राप्त करेंगे। जी अनिल जी, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे साथ एबीवीपी से, जी अस्थाना जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था अगर अवेयरनेस हो जाएगी, शिक्षा जितनी आगे बढ़ेगी उतना ये अवेयरनेस बढ़ेगी। स्विट्जरलैंड जैसे देश में रोज कोई न कोई मतदान होता है, वहाँ छोटी छोटी बातों पर भी लोगों से राय ली जाती है। चौराहे पर बैलेट बॉक्स रखे रहते हैं, लोग अपनी तरफ से जाते हैं और अपनी राय दे के आते हैं। तो यहाँ भी अगर जब हमारी इसमें शिक्षा बढ़ जाएगी और लोगों के मन से ये निकल चुका होगा कि हाँ कौन रफ है हमें कहानी, तब फिर जरूर वो जाएंगे। जब उनको लगेगा कि उनके हर मत से कोई निर्णय, बड़ा निर्णय हो रहा है, तो जरूर जाएंगे। और एक थोड़ा सा ये भी है, कंपलसरी कर दिया जाए, बहुत ज्यादा दंड तो नहीं दिया जा सकता, शायद उसमें कुछ संवैधानिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। एक व्यंग्यकार है अस्थाना जी, आप तो एक बिल्कुल ख्यातिलब्ध व्यंग्यकार हैं, तो वोट ना करने वालों पर एक व्यंग आप सोच के रखिए। तब तक हम चल रहे हैं, हमारे बीच में एक सिद्धार्थ जी जुड़े हैं एबीवीपी से। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि यूथ हमारे लिए देश, हमारा देश युवा देश में आता है, युवा देश की श्रेणी में, और सबसे बड़ा परसेंटेज है यूथ का। यूथ के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे यूथ को जगाएंगे और कैसे यूथ को उकसाएंगे कि वो मतदान स्थल तक पहुंचे और अपने सारे दोस्तों के साथ पहुंचे? जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह अवसर देने के लिए कि भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते जी, मैं कह रहा था आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते जो परिषद की दृष्टि से हमारा युवाओं के मध्य में संपर्क रहा है, उसके अनुभवों को आपके मध्य में रखने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। इस बार सदैव से वैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सत्ता में प्रतिभाग करने के बजाय सत्ता परिवर्तित करके समाज में परिवर्तन लाने में विश्वास रखा है। इसी क्रम में इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्यादा से ज्यादा छात्रों, युवाओं और जनमानस के बीच में संपर्क कर 100% मतदान की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न किया।
इसी प्रयत्न में लखनऊ महानगर के कार्य क्षेत्र में हमने तमाम संगोष्ठी, बैठकें, चर्चाएं, सभाएं, नुक्कड़ नाटक एवं अनेकों कलात्मक संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को यह प्रेरित किया है कि वह बढ़ चढ़ कर आगे आए और राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करने वाले लोगों को मतदान प्रेषित करें। इसी क्रम में हमारा यह विश्वास है कि क्योंकि हम छात्रों के मध्य में काम करते हैं, तो छात्र अनेक मतों के हो सकते हैं, अनेक विचारों के हो सकते हैं, अनेक आइडियोलॉजीज के हो सकते हैं। तो हमारा प्रयत्न यह रहता है कि हमने यह जागरूक कर सके कि आपको अगर आपके लोकतंत्र ने, आपके संविधान ने यह अधिकार दिया है कि आप वोट डाल सकते हैं एवं अपने पसंद का प्रतिनिधि तय कर सकते हैं, तो आपको यह आपका यह कर्तव्य भी बनता है कि आगे आप बढ़ चढ़ कर आए और अपने भी मतदान करें, तथा साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को यह जागरूकता पहुंचाते हुए उन्हें मतदान के लिए अग्रसर करें, ताकि हम 100% मतदान के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं। खासकर इस बार एक जो विशेष हर्षोल्लास हमें छात्रों के बीच में उत्साह देखने को मिला है कि छात्रों को इस बार ज्ञात है कि कौन लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के हित में आवाज उठा रहे हैं। वह कौन लोग हैं जो पेपर लीक के मामले को गंभीरता से लेते हैं, वह कौन लोग हैं जो शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो मामले हैं उनको गंभीरता से लेते हैं, जातिवाद से परे, परिवारवाद से हटकर माफिया राज को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बार का जो यूथ है वह समझ रहा है कि एक समय वह हुआ करता था जब छात्राएं 7 बजे के बाद अपने अपने घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाती थी, परंतु आज एक ऐसा समय आ गया है कि अपने पुलिस कर्मी से लेकर प्रत्येक नागरिक में इतनी जागरूकता है कि किसी भी छात्रा बहन को अगर 7 बजे के बजाय क्या 11 बजे रात में भी बाहर आना हो तो उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत सिद्धार्थ जी, मैं एक आह्वान यहाँ पर कर रही हूँ। मैं देख सकती हूँ हमारे साथ हमारे लखनऊ के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं। मेरी एक विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक अगला सत्र है 6 बजे, जिसमें हम चाहेंगे हम आप लोगों से कुछ बातें जान सकें, आपका भी कोई सुझाव ले सकें, क्योंकि अभी हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। तो हमारे साथ जो पैनल है हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, लेकिन अपने गणमान्य अतिथियों से भी हम जरूर कुछ प्रश्न लेंगे। जैसे कि अभी हम सर्वेश अस्थाना जी को सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहें। हर वर्ग से आह्वान, राष्ट्र हित में मतदान। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, अनिल जी और सब लोग, पैनल के लोग। मैं तो कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, और साहित्यकार हमेशा हित की बात सोचता है, चाहे वो राष्ट्र का हित हो, चाहे समाज का हित हो, चाहे संस्कृति का हित हो, चाहे साहित्य का हित हो, चाहे बच्चों का हित हो या महिलाओं बुजुर्गों का हित हो। तो जब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो ड्यूटी हो जाती है, हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है, उस लोकतंत्र को मजबूत बनाना और लोकतंत्र को शुचितापूर्ण बनाना, बहुत ही उसको पवित्र बनाए रखना। क्योंकि वर्तमान दौर भ्रष्टाचार का दौर है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन जो हम मतदाता हैं, जैसा कि डॉक्टर MLB भट्ट साहब ने कहा था कि हमें अपना हित भी देखना पड़ेगा और साथ में समाज का हित, उसके साथ राष्ट्र का हित। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने जो क्षेत्र है जहां पर आप मतदाता हैं, वहां पर आप ये देखिए कि जो 4, 5, 6 प्रत्याशी मुख्य पार्टियों से हैं या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र का समग्र चिंतन कर रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रदेश का समग्र चिंतन कर रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र का समग्र चिंतन कर रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों से जुड़ाव महसूस करता हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको समझ में आता है, वो किसी भी दल का हो सकता है, मैं नहीं कहता कि किसी एक दल का, वो किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन मतदान से पहले ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे राष्ट्रीय मूल्य और हमारी जो सामाजिक सद्भावना वाली जो संस्कृति है, जो भाईचारे की संस्कृति है, उसको लेकर के चलना है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण करना है, हमें राष्ट्र को मजबूत करना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक मतदान करना है। मैं महिलाओं से खासकर अपील करता हूं कि वो घर से जरूर निकलें और अधिकाधिक संख्या में अपना वोट डालें। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज को
बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने मतदान जागरूकता की पहल की और सिर्फ अपने ही विद्यालय में नहीं, तमाम विद्यालयों में अभिभावकों को बुलवाया और उनसे मतदान करने की अपील कराई और फिर खुद भी इस तरह के आयोजन बहुत सारे किए हैं। आज भी ये जो सेमिनार है ये उसी के संदर्भ में है कि हम ऑनलाइन भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कल मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहला मतदान करूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक युवा साथी भी हमें दिख रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन इसलिए करता हूं। जैसा कि मैं देख सकती हूँ आदरणीय विजय शंकर मिश्र जी शायद हमारे बीच में हैं। आदरणीय भाई साहब, मैंने एक प्रश्न पूछा था, क्या आप हमारे बीच में हैं? अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो हम पहले चल रहे हैं मंजुला उपाध्याय जी के पास। आप हमने जो प्रश्न पूछा उस विषय में आपका क्या कहना है, संक्षेप में अगर आप अपनी बात कर सके, और साथ ही साथ चलते चलते एक संदेश। बस मुझे सबसे आग्रह ये करना है कि कल हमें जाके सबको वोट करना है और लखनऊ का जो मतदान का प्रतिशत है उसे खूब बढ़ाना है और ये बात सोच कर जाना है कि हमें एक मजबूत सरकार देनी है, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं, जिसे हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और उसमें सरकारें सही निर्णय नहीं ले पाती, जो निर्णय वो चाहती है, जो दिशा चाहती है किसी भी देश और प्रदेश की, वो नहीं ले पाती है। तो आपको इतने 3 चरण हो चुके हैं और आप कुछ अगर भाग चुके हैं तो आपको देखना होगा कि आप किस दिशा में मतदान करें कि हमें एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार उत्तर प्रदेश में मिले। और ऐसी सरकार जो, जैसा कि अभी अंजू जी ने भी कहा, सिद्धार्थ जी ने भी कहा, कि निर्भीक होकर महिलाएं सड़कों पर जा सके, क्योंकि उनका निडर होकर रहना बहुत जरूरी है। और ये वर्तमान सरकार में देखा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत रही है और महिलाएं देर रात तक भी बाहर सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमें ऐसी सरकार चुननी है जो सुरक्षा प्रदान कर सके, जो हमारी लिविंग को मतलब आसान कर सके, जैसे कि उज्ज्वला योजना वाली बात मैंने कही थी। तो जो हमारी और जो प्रदेश को और देश को आर्थिक मजबूती दे सके, क्योंकि अर्थ जो है वो सभी चीज का मूल्य होता है। और अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो कोई योजनाएं नहीं लागू कर पाएंगे, ना हमारी शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है वो मजबूत हो पाएगी। जैसा कोविड काल में जो हमारी हमने इतने मजबूती से हम उसके सामने लड़े और आज हम आत्मनिर्भर हैं बहुत सारे मसलों में, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं अंत में कहना चाहूंगी कि हम लोग, क्योंकि कोविड काल में और ऐसी आगे और भी परिस्थितियां आ सकती हैं, तो शिक्षा को जो ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने जो अडेप्ट किया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं उनको भी साधुवाद देते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, कि उन्होंने अडेप्ट किया है अपने आप को। और इसी दिशा में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने लोगों के बीच, जो छात्र छात्राएं थी उनके बीच टैबलेट और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लैपटॉप्स। और जो हमारी केंद्र सरकार का भी बजट आया था उसमें ये बात हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र वंचित रह गए हैं ऑनलाइन पढ़ाई है उससे। तो उसके लिए एक बिंदु है कि फाइबर ऑप्टिकल्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिछाए जाएंगे, जिससे कि 5G का नेटवर्क वहां भी प्रदान किया जा सके। तो एक तो लैपटॉप और ये सब स्मार्टफोन वितरण करना और दूसरे उनको नेटवर्किंग वहां तक प्रदान करना, ये जो समावेशी शिक्षा है उसकी ओर एक बढ़िया कदम। जी बहुत अच्छा। और अंजू जी, चलते चलते आपका संदेश वोट फॉर नेशन के लिए। वोट फॉर नेशन के लिए एक तो महिलाएं सुरक्षित तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, महिलाओं को स्वरोजगार की तरफ वर्तमान सरकार ने प्रोत्साहित किया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जिसमें गांव की महिलाएं स्पेशली बहुत खुश हैं, जहां जिनको 1 रुपए भी उनकी एक अर्निंग नहीं होती थी, आज वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खुद की अर्निंग है। बहुत सी महिलाएं तो खुद का स्वरोजगार उससे पैसा कमा रही हैं और अन्य महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। तो सभी महिलाओं से अपील है कि उनकी तरह और अन्य महिलाएं भी आगे आ पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। उसके लिए सबसे जरूरी है हमें बाहर निकलना है, मतदान करना है और अपने साथ साथ दूसरों को भी अवेयर करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और चलते चलते हमारे साथ श्री अनिल अग्रवाल जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे वोट फॉर नेशन के लिए? मैं अपना संदेश दूं उससे पहले मैं अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, विद्यालयों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ,
विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई, सिटी मोंटेसरी स्कूल जो लखनऊ का एक प्रतिष्ठित संस्था है, लखनऊ पब्लिक, पायनियर मोंटेसरी, ऑर्नर कॉलेज, इरम, वरदान इंटरनेशनल, दशमेश पब्लिक, अवध कॉलेजिएट जिसमें सरदार सरबजीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी और लमाटीनियर गर्ल्स कॉलेज, आशिता दास मैम, इन सभी का मैं विशेष आभार इसलिए प्रकट करूंगा। सभी ने अपने स्तर से बच्चों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भागीदारी दी। और जैसा कि हम लोगों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया था, हम लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होगा मत प्रतिशत को बढ़ाने में। और संदेश की बात, मेरा सभी को आभार। और संदेश की बात तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मत प्रतिशत 100%, ये नारा लेके अगर हम चलेंगे तो हम लगभग उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी परिकल्पना हम सबने मिलके की है, और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत स्थायी सरकार मिलेगी। और इस लोकतंत्र के पर्व को, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, हम सब लोग मिलके मजबूत बनाएंगे। हम सब अपने घरों से निकलें और सबसे पहले मतदान करें। जिला प्रशासन का एक और आभार, क्योंकि कल जो मतदान स्थल पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे मत वृक्ष लगाने का सुअवसर प्राप्त होगा। कृपया इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और उस पोलिंग स्टेशन पे आपका लगाया हुआ वृक्ष होगा तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के हित में होगा और राष्ट्र हित में तो होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं देख रही हूँ कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, लीना शर्मा जी। मैं लीना शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया सामने आए और अपनी कोई बात रखना चाहे रखें, उसके साथ हम अपने कार्यक्रम का आज का समापन करेंगे। लीना शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। नमस्ते। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बताइए, कहिए। हाँ, दरअसल मैंने आपको बताया, मैं इस समय क्वीन मैरी में हूँ। मेरी भतीजी का अभी बेटा हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैं तब से बराबर बनी हुई थी। मैं पूरी परिचर्चा में साथ में रही। और मैं ये कहूंगी कि आज एक सोचने की बात ये है, इतने मैंने विद्वान लोगों के, मैं बोलूंगी, विचार सुने। मैं ये भी कहना चाहूंगी, आज इस सोचने की बात ये कि हम लोगों को कैसे, जिनको कि हम बोलते हैं कि एलीट क्लास, जिनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, हम उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने मतों का प्रयोग करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है। तो अधिकार जो बोला कि ड्यूटीज एंड राइट्स, इसके बीच में जो आप लोगों ने फर्क बताया है, अगर हर एक व्यक्ति ये समझ लेगा तो जो प्रयास हमारा विद्यालय समूह कर रहा है उसमें हम 100% सफल होंगे। और मेरा ये मानना है कि हम अपना 100% मतदान का जो हमने अपना बना रखा है ध्येय, उसको प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत मैं आभार आप लोगों का देना चाहूंगी कि इतनी जागरूकता फैलाने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज हम अपने साथ जुड़े सभी सम्मानित जनों का एक बार पुनः आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय ML भट्ट जी, आदरणीय विजय शंकर मिश्रा जी, अनिल अग्रवाल जी, KK अस्थाना जी, साथ ही साथ मंजुला उपाध्याय जी, अंजू प्रजापति जी और सिद्धार्थ शाही जी। आप सभी का हमारे साथ आज के इस पैनल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, इतने अच्छे संदेश देने के लिए हृदय से एक बार धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं से, अपने सभी दर्शकों से पुनः निवेदन करते हैं, हर वर्ग को करना है मतदान और राष्ट्र हित का रखना है ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कुछ ही क्षणों में।